हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपना रीजनिंग का सेशन करेंगे। ठीक है, 2018 के हमारे पेपर्स हैं। ये सीरीज़ मैंने बहुत पहले स्टार्ट की थी आप लोगों की। मैंने 3 प्रैक्टिस आपको ऑलरेडी करवा दी है, जैसे 3 पेपरों की, मतलब मैथ्स की और रीजनिंग की 1 पेपर की मैंने प्रैक्टिस आपको करवा दी थी। ठीक है, ये सेकंड पेपर है। ठीक है, तो इसकी मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ आज आपको। ये 2018 एसएससी जीडी के पेपर हैं भाई, तो आप देख सकते हो। ठीक है, रियल वाले पेपर है एसएससी जीडी 2018 के भाई। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं रीजनिंग की हम लोग। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। भाई हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मत पड़ना आप लोग, मैं हिंदी में बोल दूंगा अगर पेपर इंग्लिश में है तो, अगर इंग्लिश में है तो हिंदी में। ठीक है, हिंदी में तो इंग्लिश में, तो वो चीज़ पे ज़्यादा मत जाना भाई आप लोग। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है 5, 8, 13, 20, 29। देखो यहाँ साफ साफ पैटर्न दिख रहा है आपको, बिल्कुल सिंपल। देखो इस सीरीज में अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो मतलब बहुत स्लो रेट से ये सीरीज आगे बढ़ रही है, मतलब धीरे धीरे, कम गैप दिख रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है कुछ जुड़ रहा है। 5 और 3 8, 8 और 5 13। देखो पहले 3 जोड़ दिया, फिर कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा है, फिर आगे 7 जोड़ा है, फिर आगे 9 जोड़ा है। तो अब आगे आप कितना जोड़ोगे, 11। आगे कितना जोड़ोगे, 11। 29 में 11 जोड़ोगे तो कितना बनेगा भाई, 40। 29 में 11 जोड़ोगे तो कितना बनेगा भाई, हमारा 40 बन जाएगा। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इनमें से अलग बताना है कौन सा। देखो साफ साफ दिख रहा है 115 आंसर है। कैसे, देखो 25 तो 5 का स्क्वायर है, 125 5 का क्यूब है, 625 5 की पावर 4 है, जबकि 115 5 की पावर में नहीं आता है, इसीलिए वो इनसे अलग है, डिफरेंट है, तो वो आंसर बनेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, हमें वेन डायग्राम बताना है कौन सा सही है, किसका भी, लैंग्वेज भाषा का, हिंदी और मलयालम। देखो हिंदी और मलयालम दोनों भाषाएं हैं, तो भाई मैं एक सर्कल बनाऊंगा, ये जो सर्कल है ये लैंग्वेज को बताएगा। किसको बताएगा, लैंग्वेज। हिंदी भी और मलयालम भी दोनों भाषाएं हैं, तो इस सर्कल के अंदर आ जाएंगे, और दोनों अलग अलग हैं, दोनों भाषाएं अलग अलग हैं, तो भाई अलग अलग बना देंगे। ठीक है, तो जो भी इस टाइप का होगा वो आंसर रहेगा। चेक कर लेते हैं हम लोग। ऑप्शन 3 भाई आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्लान टू विजिट ईच ऑफ 6 हॉस्पिटल ABCDEF। भाई एक मेडिकल का रिप्रेजेंटेटिव है, बंदा है कोई भी, ऐसे समझ लो मेडिकल का, वो 6 हॉस्पिटल ABCDEF में जाना चाहता है अभी। ठीक है, एग्जैक्टली वंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 1 डे भाई। ठीक है, एक बार जाना है उसको एक दिन में। ही इज सेटिंग अप हिज शेड्यूल फॉर द डे अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन। भाई नीचे कुछ कंडीशन दे रखे हैं, उनके हिसाब से ना वो अपना शेड्यूल बनाएगा जाने का, कि पहले कौन से हॉस्पिटल में जाऊं, फिर कौन से में जाऊं, फिर कौन से में जाऊं, इस तरीके से। ठीक है, तो बात को देखो ऐसे समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही मस्ट विजिट A बिफोर B एंड E। उसने एक बात कह दी भाई, वह हॉस्पिटल A में सबसे पहले जाएगा, B और E से, मतलब सबसे पहले तो नहीं कहेंगे, मतलब ये कहेंगे ही मस्ट विजिट A बिफोर B एंड E। B और E से पहले आएगा भाई। B और E जो है ना, B और E जो है, इनसे पहले कौन आएगा, A आएगा। मतलब मान लो भाई एक लाइन में ले लो या फिर ऐसे ले लो भाई, वो कह रहा है पहले B और E है ना, B और E से पहले A आएगा, बस ऐसे समझ लो भाई, इधर से आ रहा है वो, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो भाई वो A जो है ना B और E से पहले है, B से और E से। जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये पहली वाली लाइन का मतलब समझा रहा हूँ आप लोगों को। बात समझ में आ गया, मतलब A। उसके बाद है ही मस्ट विजिट B बिफोर D, मतलब पहले B पे जाएगा D से, मतलब ये समझ लो भाई, ये वाला डायग्राम B पे जाएगा D से पहले भाई। ठीक है, बात समझ में आ रही। अगली लाइन क्या कह रही है, द थर्ड हॉस्पिटल ही विजिट मस्ट बी C। तीसरा जो हॉस्पिटल है ना भाई, उसका C होना चाहिए। तीसरा हॉस्पिटल कौन सा होना चाहिए, C। चलो मान लिया मैंने, आपको क्वेश्चन नहीं आता भाई, ठीक है, मुझे भी नहीं आता, चलो ऐसे मान लेते हैं।
बट मैं आंसर कैसे कोशिश करूं देने की, वो मैं तुम्हें टेक्निक सिखाना चाहता हूं। क्वेश्चन तो मैं समझा ही दूंगा आप लोगों को कैसे करना है, बट मैं वो टेक्निक बताना चाहता हूं आप लोगों को, कैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखो, अब उसने एक बात साफ साफ बोल दी, तीसरे नंबर पे सी होना चाहिए, तो ऑप्शन उठा लो भी, किसमें तीसरे नंबर पे सी है। देखो पहले ऑप्शन में, इसको भूल जाओ। देखो ये वाली बात देखो ही मत कि मुझे आंसर पता है पहले से, ठीक है। तो ये वाली बात को एक बार थोड़ा सा भूल जाओ कि मुझे आंसर नहीं पता है, ऐसे समझ लो। ये 4 ऑप्शन है बस तुम्हारे पास, ऐसे समझ लो। उसने कहा तीसरे नंबर पे सी, तो तीसरे नंबर पे सी देखोगे ना, पहले वाला ऑप्शन और लास्ट वाला ऑप्शन भाई, पहले वाला ऑप्शन और लास्ट वाला। मैं एक बार को थोड़ा आगे करता हूँ इसको। देखो अब ध्यान दो, उसने क्या कहा है, एक मिनट को पहले मैं ऑप्शन हटा देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से बात क्लियर हो जाए। देखो एक बार मैं ऑप्शन को ऐसे समझ लो, ठीक है। अब बात को समझने की कोशिश करिएगा अच्छे से। देखो भाई, उसने कहा तीसरे नंबर पे सी है, तीसरे नंबर पे सी देखो इस ऑप्शन में है और या इस ऑप्शन में, तो ये 2 ऑप्शन तो खत्म बीच में से। बात समझ में आ रही? 2 ऑप्शन तो मैंने हटा दिए यहाँ से, 2 ऑप्शन तो भाई खत्म हो गए हमारे। क्लियर है बात इतनी? चलो अब बात कर लेते हैं और किसी भी ऑप्शन की। उसने एक बात बोली है, बी बिफोर डी, बी भाई डी से पहले आएगा, बी जो है डी से पहले आएगा। अब इस वाले ऑप्शन में देख लो जरा, बी बाद में आया तो ये भी खत्म, आंसर दे दो, ठीक है। कोई दिमाग लगाने की इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर कि मैं बहुत बड़ा दिमाग लगाऊं और करूं इस क्वेश्चन को। तो आप जस्ट ऐसे इस क्वेश्चन को बना सकते थे, ठीक है। या फिर भाई जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे बना लो। ए पहले आएगा बी और ई से, तो ए को शुरुआत में लिख देंगे। हालांकि देखो इसमें कुछ क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बताया गया है, तो इसको ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा बेटर है ये वाला क्वेश्चन, है ना, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ भी मतलब क्लियरली कोई भी बात नहीं बता रखी है। इसने वैसे एक बात क्लियर बताई है कि सी तीसरे नंबर पे है, ये एक बात क्लियर जरूर है, बाकी सब तो इसमें भाई, ठीक है ना। अब उसने फिर बताया बी डी से पहले, वो तो देखो आपको जम्पशंस करनी पड़ेंगी कि भाई यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है ऑप्शन का इलिमिनेट करने का तरीका, जो मैंने अभी सिखाया आप लोगों को, वो तरीका लगाना है, वो बेस्ट तरीका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सिलोगिज्म वाला क्वेश्चन होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो कैट इज मोंकी, नो कैट इज मोंकी। भाई ये कैट है, ठीक है। चलो थोड़ा सुंदर बना देता हूँ। ये लो भाई, ये तो कैट है और ये आपका मोंकी है भाई, ठीक है। ये तो कैट है और ये मोंकी है भाई। उसने कहा नो कैट इज मोंकी, कोई रिलेशन नहीं है दोनों में, काट दो। फिर कहा नो मोंकी इज काऊ, मोंकी और काऊ में भी कोई रिलेशन नहीं है भाई, ये मैंने काऊ बना लिया भाई, ठीक है। इनमें भी कोई रिलेशन नहीं है आपस में। अब आ जाओ कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो कैट इज काऊ। क्या भाई तुम्हें कोई रिलेशनशिप दिख रहा है इन दोनों के बीच में? क्या आप कुछ कह सकते हो? क्या आप पक्का कुछ कह सकते हो? भाई मैं पक्का कुछ नहीं कह सकता, तो पहले वाला गलत है। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है सम काऊ आर मोंकी। क्या कुछ काऊ मोंकी हो सकती है भाई? क्या कुछ काऊ मोंकी हो सकती है? नहीं हो सकती, साफ साफ बोला है नो मोंकीज काऊ। अगर मोंकी काऊ नहीं है तो काऊ मोंकी भी नहीं होगी, तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है ये भी, ठीक है। उसने क्या कहा है, सम काऊ आर मोंकी, ऐसा हो नहीं सकता, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। अब तुम पहले वाले ऑप्शन के बारे में थोड़ा अच्छे से सोच लेना। उसने क्या कहा है, कैट और काऊ। भाई कैट और काऊ के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? तुम्हें नहीं दिख रहा। देखो इनमें ना 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, पॉसिबिलिटी भी होती, संभावना। अगर ये क्या देता ना, काऊ कैट हो सकती है या कैट काऊ हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, ऐसे सकती हैं, मतलब संभावना वाला अगर होता ना पहले वाला ऑप्शन, संभावना वाला, पॉसिबिलिटी वाला, तो आंसर यस में दे आते फिर हम लोग। सेकंड वाला तो क्लियरली गलत है, ठीक है। फर्स्ट वाला भी गलत है यहाँ पे, तो अगर उसमें हो सकता है ऐसे कुछ लिखा होता, पॉसिबिलिटी लिखा होता, तो हाँ में भी आंसर दिया जा सकता था, ठीक है। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं फिर। देखो ठीक है ना, कोई भी नहीं बनेगा इनमें से, नाइदर कंक्लूजन 1 और नॉर कंक्लूजन 2। क्लियर है बात?
चलिए छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ACE, EIM, DEF के साथ का बताना। देखो इनके आपको याद होंगे अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट कौन कौन से नंबर पे होते हैं, जैसे A का 1 होता है, C का 3 होता है, E का 5 होता है। ऐसे E का होता है 5, I का होता है 9 और M का होता है 13। एक बार चेक कर लो इनमें क्या कुछ जोड़ रखा है। इसमें 4 जोड़ा हुआ है, उससे आगे वाले में 6 जोड़ रखा है, उससे आगे वाले में 8 जोड़ रखा है। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया है। ऐसे ही DFH में कर दो। D का मतलब 4, F का मतलब 6, H का मतलब 8। पहले वाले में 4 जोड़ा था, तुम भी 4 जोड़ दो, 8 बनेगा, मतलब H बनेगा। 6 फिर 6 जोड़ दो, 12, 12 का L होता है। 8 में 8 जोड़ दो, 16, 16 का P होता है। HLP आंसर बनेगा भाई ऑप्शन लास्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई आपको एम्बेडेड फिगर, मतलब ये वाला जो दे रखा है ना, ये वाला, ये पूछ रहा कहाँ छिपा हुआ है, कहाँ छिपा हुआ है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो थोड़ा सा मैं इनको ऑप्शंस ऊपर लेके आता हूँ। देखो ये वाला डायग्राम, देखो पहले वाले में कहीं लग रहा है तुम्हें छिपा होगा। देखो इसमें ना एक लाइन है, ऐसे समझ लो, इसमें कि इस तरीके से लाइन है। कई लाइन दिख रही है, कहीं भी नहीं दिख रही। इसमें कोई ऐसी लाइन तुम्हें मिल जाए, है कि नहीं, कहीं भी तुम्हें ऐसी कोई लाइन नहीं दिखेगी स्ट्रेट वाली। इसमें एक लाइन तो है, बट लाइन तो है, बट ऐसे ऐसे भी तो होना चाहिए। ये किसी में नहीं दिख रहा है। वी शेप, ये वाली वी शेप देख लेनी है आपको, ये भी कहीं नहीं दिख रही है हमें। चलिए इस वाले में भी नहीं दिख रही। अब इसमें भी आपको नहीं दिख रही होगी, बट मुझे दिख रही है। कैसे, देखो थोड़ा तिरछा करके बना रखी है, ये देखो ध्यान से, आज समझ में आएगी। कुछ ने इस शेप को समझ लो पलट दिया भाई, ठीक है ना, 90 डिग्री टर्न करके छिपा दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आइडेंटिफाई करना है, कंप्लीट सीरीज करनी है भाई। 50, 49, 47, 40, 35, 22 भाई बिल्कुल आसान है। देखो 50 में से 1 गया, 49, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब इसका मतलब 6 घटा रखे हैं। 35 में से 6 घटाओगे तो कितना बनेगा, 29। ऑप्शन थर्ड भाई हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बात क्लियर रहती है आपको भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई इस क्वेश्चन में बताना है कौन सा इनमें से इस पैटर्न को कंप्लीट करेगा। अब ना तुम खुद से बनाने लग जाओ। बाकी देखो तीनों, देखो ये तीनों को देख के, जो ये तीनों दे रखे हैं ये वाले, इन तीनों को देख के तुम खुद से ही बनाने लग जाओ भाई कैसा कैसा होना चाहिए। देखो मैं अगर मैं ड्रॉ करूं, मैं बिना ऑप्शन को देखे भाई कुछ ऐसा वो बनेगा। देखो बाकी तीनों को देख लो, बस उसी से तुम्हें आइडिया आ जाएगा, है ना। कुछ ऐसा ऐसा होना चाहिए, देख लो एक बार, कुछ ऐसा ऐसा ऑप्शन देख लो। ये सेकंड वाला ही रहा, है ना। उन जैसे दिखने वाला देखना आपको, बड़े आसान होते हैं वाले क्वेश्चंस तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिरर इमेज बतानी है। देखो यहीं बता देता हूँ, मिरर इमेज की खास बात होती है जो जितना नज़दीक है ना शीशे में उतना नज़दीक होगा। बस देखो ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन ऐसे होगी, बस समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब ये लाइन ऐसे है तो उसमें ये लाइन ऐसे होगी। बस ऐसे ऐसे वाला देख लो कौन सा है, सेकंड वाला ही है, ठीक है ना। सेकंड वाला रहा हमारा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखो भी आगे, हाँ इस क्वेश्चन पे आ गए थे हम लोग। क्वेश्चन है किचन इज कोडेड एज, ठीक है। तो शैम्पू का कोड आपको बताना है, क्या बनेगा भाई। अब किचन है ना, तो काउंटिंग लिखना शुरू कर लो भाई। किचन के मतलब 11, I 9, T 20 होता है, C 3 होता है, H 8 होता है, E 5 होता है, N 14 होता है भाई। बस समझ में आ गया। S से आगे क्या होता है, T। H का मतलब 8, 8 में 2 जोड़ोगे 10, 10 का मतलब भाई, 10 का मतलब J। A में 3 जोड़ेंगे, A का मतलब 1, 3 जोड़ोगे मतलब 4, मतलब D भाई। उसके बाद M में जोड़ेंगे 4, 13, 13 और 4 17। क्यू, अब एक चीज खास बात देख लो, TJD क्यू, TGD क्यू, TGD क्यू, सब में ऐसा ही है, ठीक है।
उसके बाद PP का मतलब होता है 16, 16 में जोड़ दो 5, 21, मतलब U आएगा। तो भाई ये वाला ऑप्शन पहले वाला आंसर है, ठीक है ना। उससे आगे तो करने की जरूरत ही नहीं है, पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है ना। अगला अक्षर क्या आने वाला है, U आने वाला है। होप सो क्लियर है बात आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा। आइडेंटिफाई द ओड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग भी, इनमें से ओड बताना है। क्लियर है बात, इनमें से आपको ओड बताना है। एक सेकंड रुकिए, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है हमारा बीच में, नहीं। चलिए देखो भाई, ये रहने के स्थान है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इसमें भाई आपके एक जीके की नॉलेज ही काम करने वाली है, ध्यान रखना। देखो बर्ड्स, पक्षियों के लिए घोंसला होता है। किंग महल में रहते हैं, पैलेस का मतलब महल होता है। पिग, पिग जहाँ रहते हैं, जो उनके लिए घर बना होता है, उसको स्टाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाई। ईगल और स्वूप, इनका जो पेयर है वो इनसे अलग है भाई। बाकी सारे तो देखो एक दूसरे से मैच हो रहे हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ईगल का आपका स्वूप नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है भाई। बात क्लियर है इतना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको ध्यान से एनालाइज करो भाई, ठीक है। आपको इसके बाद में बताना है क्या आएगा भाई, ऐसे समझ लो यहाँ क्या आने वाला है। अब एक चीज़ देखो, ये तीर का जो निशान है ना, मेन मुद्दा इसके ऊपर है, तीर के निशान के ऊपर है ना। देखो जो ये एरो है, एरो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला गया, देखो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर आगे 90 डिग्री की बजाय वो 90 से ज़्यादा 135 डिग्री, देखो पहले तो 90 डिग्री मुड़ा। अब एक चीज़ एंगल समझ लो भाई, पहले तो भाई ये होता है 45 डिग्री इतना, फिर ये आगे 45, समझ रहे हो ना। फिर आगे 45 करोगे तो 135, ऐसे ही हो रहा है। पहले तो वो 90 मुड़ा, समझ रहे हो, 90। अगले वाले में 90 प्लस यहाँ तक आया है 45 और, तो 135 बनेगा यहाँ पे। ये बात थोड़ा सा समझने में आपको डिफ़िकल्टी आने वाली है। यहाँ वाला सीधा यहाँ आ गया तो ये 180 डिग्री हो गया, मतलब भाई इस लाइन पे, इसी लाइन पे आ गया। तो इस लाइन पे से एरो यहाँ था ना, इस लाइन पे, इस लाइन पे 180 डिग्री हो गया। उसके बाद सीधा ये, क्योंकि देखो 90 में 45, 135 में 45 जोड़ोगे 180। अब 180 में 35 जोड़ दो तुम, 180 में 35 नहीं सॉरी 45 भी, 225 डिग्री इसको घुमाना पड़ेगा आपको। कितना डिग्री भाई, 225 डिग्री। रुको एक बार मैं बताता हूँ, मैं एक बार डायग्राम बना दूँ। ये बन गया भाई, समझो। अब इसका फेस कहाँ आने वाला है, फेस की बात करेंगे। 225 डिग्री क्या है, कैसे निकालोगे। 225 को तुम ऐसे सोच लो, 180 जमा में 45। 180 का मतलब भी जिस लाइन पे है, इस लाइन पे है ना, उसी लाइन पे आ जाएगा। 180 का मतलब ही होता है। और आगे 45 मतलब यहाँ आ जाएगा वो, मतलब उसका मुंह ऐसे नीचे की तरफ होना चाहिए भाई। तो पहला ही ऑप्शन है नीचे की तरफ मुंह वाला, ठीक है। और कोई ऑप्शन बनेगा नहीं, चेक कर लो, देख लो। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना होता है, यहाँ एंगल को देखना होता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं ना रीजनिंग में, तो वो एंगल बेस्ड होते हैं इस टाइप के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में एक चीज़ साफ साफ दिख रही है, बताना क्या है भाई। पहले बात तो ये पढ़ तो लें क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज 2 नंबर हैव बीन पुट इनटू ब्रैकेट, स्टडी द सीरीज केयरफुली, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव विद रिस्पेक्ट टू द सीरीज। भाई ये सीरीज देख लो एक बार, सही है कि नहीं सही है, बाद की बात करेंगे। फिर उसने 3 लिखा है, 9 लिखा है, 27, 81, 243, मुझे तो सही दिख रही है। क्यों, देखो 3 को 3 से गुना करोगे 9, 9 27, 27 81, 81 243, 243 729, 729 को भी 3 से गुना करोगे 2187। और हमें तो 27 और 243 देखना था, दोनों के दोनों सही हैं एकदम से। ऑप्शन ये देखो दे ही रखा है, बोथ द ब्रैकेट नंबर आर करेक्ट, दोनों ही ठीक है भाई, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात आपको। आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन है, एथलीट इज रिलेटेड टू स्टेडियम इन द सेम वे एज स्केटिंग इज रिलेटेड टू। भाई देखो एथलीट कहाँ खेलते हैं, स्टेडियम में खेलते हैं, समझ रहे हो। तो स्केटिंग मान लो भी आपको आता नहीं, ठीक है, स्केटिंग
तो कैसे छांट सकते हो? देखो आंसर तो रिंक है। स्केटिंग करने के लिए जो आपका एरिया होता है जहाँ की जाती है उसको रिंग बोलते हैं, रिंक रिंक, ठीक है भाई। कोर्ट, कोर्ट भी आपका टेनिस के लिए होता है, ठीक है ना। कोर्ट किसके लिए होता है? टेनिस के लिए। ट्रैक, ट्रैक तो पता ही है, दौड़ने वोड़ने के लिए होता है। ग्राउंड, ग्राउंड भी घूमने के लिए भी या कुछ अदर एक्टिविटी के लिए भी ग्राउंड का इस्तेमाल हो सकता है। बट स्केटिंग के लिए स्पेशल होता है रिंक भाई। क्या होता है? रिंक, जहां पे स्केटिंग की जाती है। देखो भाई ये एक पजल है, ठीक है। पजल काफी सारी पूछी जा रही है आप लोगों से, और भाई ये चीजें आपकी नॉलेज पे डिपेंड करेंगे, है ना। चलिए समझिएगा फिर कैसे करना है, इस पजल को भी देखेंगे। क्वेश्चन है 7 एम्प्लॉय TUVWXYZ रीच देयर फैक्ट्री इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस पे। किसी सीक्वेंस में फैक्ट्री में पहुंचते हैं, 7 बंदे दे रखे हैं। Y रीच इमीडिएटली बिफोर T बट डज नॉट इमीडिएटली फॉलो W। देखो भाई पहली लाइन का मतलब ये हो गया, Y रीचेस इमीडिएटली बिफोर T, मतलब भाई T पहुंचने वाला है, मान लो उससे जस्ट पहले, एकदम से पहले कौन टपक जाता है? समझ लो Y आ जाता है, ठीक है। बट डज नॉट इमीडिएटली फॉलो W, बट वो W को इमीडिएटली फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। बट W से इमीडिएटली पहले वो नहीं आता है, ये कह रहा है वो क्वेश्चन में। Y किससे पहले आता है भाई? T से। Y किससे पहले आता है? T से। इसका पहले वाली लाइन का मतलब ये निकल गया हमारा, Y किससे पहले आता है भाई? T से। बस इतना याद रखना, या फिर ऐसे लिख लो Y और T, ऐसे लिख लो। Y आगे लिख दिया ना मैंने, Y मतलब पहले आता है T से, और W का उसको ऐसे लिख के W काट भी लो, इससे थोड़ा सा ही हिंट हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद है V इज द लास्ट वन टू रीच। अब एक बात तो क्लियर है, थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं अब। भाई V नाम का बंदा तो लास्ट में पड़ा रहेगा, उसको डाल दो लास्ट में, ठीक है। V इज द लास्ट वन टू रीच, साफ साफ बोला है। आगे का है X इमीडिएटली फॉलो T एंड इज सब्सिक्वेंटली फॉलोड बाय Z। अब भरना चालू कर सकते हो भाई। देखो पहले Y आएगा, Y के बाद कौन आएगा? T आएगा, बता ही रखा है। X इमीडिएटली फॉलो T, X बिल्कुल T के बाद में आने वाला है। पहले Y आया, फिर T आया, T के बाद X आएगा। साफ साफ बोला है इस वाली लाइन में, यहाँ पे इज सब्सिक्वेंटली फॉलोड बाय Z, ठीक है। और इसके बाद में Z पे, Z को भी डाल दो। Who is the second to reach the factory way? Who is second to reach the factory way? अब इसमें U के बारे में तो नहीं बताया ना। W, हाँ एक चीज और रह गई भाई, लाइन ये रहा, W reaches before T। W बिफोर T, T से पहले, तो T से पहले तो Y बैठा है, तो W को डाल दो फिर आगे, ठीक है। एक बंदा बच गया अब हमारे पास, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखो। Y रीचेस इमीडिएटली बिफोर T बट डज नॉट फॉलो W, W को फॉलो नहीं करता है। Y इज लास्ट वन टू रीच V, सॉरी। X इमीडिएटली फॉलो T, ठीक है, इज सब्सिक्वेंटली फॉलोड बाय Z। W रीचेस बिफोर T। भाई इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है, U के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है कहीं पे भी। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्या गड़बड़ है क्या नहीं,
या तो कहीं ना कहीं इसकी स्टेटमेंट कहीं कटी हुई है। ठीक है, इसको फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ यहीं पे क्वेश्चन को। एक बार मैं इसको हिंदी वाला वर्जन मिल गया तो उसमें देखता हूँ क्या है गड़बड़। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, b 3 के बराबर है, h 9 के बराबर। अब एक चीज़ समझ में आ रही है, b का कोड 2 होता है भाई, उसने 3 लिखा है। h का कोड 8 होता है, उसने 9 लिखा, मतलब एक ज़्यादा लेके चलना है। s का 19 होता है भाई, तो 20 लिख लो। c का 3 होता है तो 4 लिख लो। h का 8 होता है तो 9 लिख लो। o का 15 होता है तो 16 लिख लो। 2 बार है 16 लिख लो। l 12 होता है, 12 का 13 लिख लो। जोड़ लो इनको, 13 और 12 25 3 28, 2 3 4 5 6 7 78 भाई, पहला ही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द ओड वन भाई, ओड वन बताना है। देखो वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए यूज होता है, हाइट मेजरमेंट के लिए, वेट मेजरमेंट के लिए यूज होता है, बट स्मॉल ये कोई मेजरमेंट के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है ना, वॉल्यूम की अपनी एक वैल्यू होती है, हाइट की अपनी एक वैल्यू होती है, वेट की अपनी एक वैल्यू होती है। स्मॉल और लार्ज इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हो, स्मॉल आंसर, इनमें से अलग स्मॉल है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, अ स्क्वायर पैटर्न सीट इज पैटर्न, हाउ विल द पैटर्न अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट सीट इज फोल्डेड। भाई क्वेश्चन ये कह रहा है अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं ना पेपर को, बात समझ रहे हो ना भाई, ऐसे समझ लो बात को भाई, ऐसे है क्वेश्चन। ये कह रहा है मैं इसको अगर फोल्ड कर दूं, ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर दूं, फोल्ड करोगे तो ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे एक सीट। ठीक है, ऐसे फोल्ड कर दूं तो क्या चित्र बनेगा भाई, क्या चित्रकारी हो जाएगी। अब तुम देखो बड़े प्यार से समझ सकते हो इस बात को। देखो मैं थोड़ा सा हेल्प लेके समझाता हूँ डायग्राम की। देखो भाई जरा, भाई कुछ ऐसे ऐसे डायग्राम है। अब एक चीज देखो, जब तुम इसको फोल्ड करोगे ना तो क्या डायग्राम बन सकता है भाई। तो फोल्ड करोगे, देखो एक पहले मैं इलिमिनेट करवाता हूँ कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब क्या भाई ये वाली ये नीचे टच कर रही है, नहीं कर रही है। जब इसको फोल्ड करोगे तो ऊपर भी टच नहीं करेगी। सेकंड ऑप्शन तो सरासर गलत है, दिख रहा है ना, सरासर गलत है। फर्स्ट वाला ऑप्शन ले लो। अब फर्स्ट वाला ऑप्शन में देखो बिल्कुल छोटा सा बना दिया इसको। क्या इतना छोटा है ये एक्चुअल में, आप देख के बताओ मुझे, है इतना छोटा? नहीं है, गलत है ये भी ऑप्शन। बात समझ में आ रही है। थर्ड ऑप्शन भी देख लो ध्यान से, थर्ड ऑप्शन में भी ऊपर मिला दिया इसको। क्या हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ऑप्शन फोर्थ बचा आंसर है। ठीक है, इलिमिनेट करके ही बना सकते हैं इन चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है भी, आइडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। भाई ओड वन मतलब भाई जो इनसे भिन्न है, विषम है इनमें से, वो बताना है। ई का मतलब होता है 5, वी का मतलब होता है 22, के का मतलब 11, पी का मतलब 16, डी का मतलब 4, एक्स का मतलब 24, एच का मतलब 8, 19, एस का मतलब। देखो भी क्या कुछ पैटर्न तुम्हें दिख रहा है इनमें। 5 से 22 होना मतलब 17 प्लस है। यहाँ पे देखा जाए 11 16 5 प्लस है, 24 अरे 17 प्लस था यहाँ पे, यहाँ 20 प्लस है, 8 से 19 हो रहा है, 11 प्लस है यहाँ पे। तो भी कुछ ऐसा पैटर्न तो नहीं बन रहा है कि 17 5 20, कोई यहाँ ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है अभी। एक बार जोड़ के चेक कर लेते हैं। 22 और 5 भी 27, 11 और ये 27 भी, 19 और 18, 19 और 8 27 भी। तो ये वाला 27 नहीं बना रहा है, 4 और 24। ठीक है भाई, आंसर है थर्ड वाला। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक पजल आ गई है भाई यहाँ पे। ठीक है, पजल को समझते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है 6 स्टूडेंट आर सिटिंग इन आ रो। एक लाइन में भाई 6 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, कितने बच्चे बैठे एक लाइन में? 6 बच्चे बैठे हैं। ये लाइन लगा ली। अकबर इज टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द मिडल। भाई 6 बंदे बैठा लो पहले तुम, 1 2, मैं मिडल वाले का ना रंग चेंज कर देता हूँ, 3। ये सबको ये अलग अलग रंग का ले लेते हैं, है ना। 1
2 3 4 5 6 रंग के बंदे ले लिए मैंने। ठीक है भाई। अकबर इज टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन। अब पहले मैं तुम्हें लेफ्ट राइट समझा दूं यहाँ पे, है ना। ये राइट रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा। आपका राइट मतलब अपने हिसाब से देख लो, जैसे आपको स्क्रीन दिख रही है। अकबर इज टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द मिडल। भाई जो बंदा मिडल में बैठा है, अभी 6 बंदों में मिडल तो क्या बनेगा, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अकबर इज टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द मिडल बट टू द राइट ऑफ सेकर। भाई देखो भाई, बात ऐसे समझ लो, कोई बंदा मिडल है, मिडल नाम रख लेते हैं उसका, है, और क्या करेंगे, अकबर भाई उसके लेफ्ट में बैठा है, वैसे समझ लो अकबर यहां बैठा है। अकबर इज टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द मिडल, हो गया। बट टू द राइट ऑफ शेखर भाई, बट शेखर के राइट में, अकबर जो है शेखर के राइट में भाई, तो शेखर यहां लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि शेखर का राइट इधर बनेगा ना। बस समझ में आ रही है ना। शेखर, अकबर और एक बंदा और मिडल में बैठा है जो, वो है भाई, ऐसे पैटर्न है। बात ऐसे समझ लो फिलहाल के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश इज टू द राइट ऑफ देवा। साफ साफ बोल दिया भाई, प्रकाश देवा के राइट में है, तो देवा यहां बैठाना पड़ेगा, क्योंकि राइट तो इधर की तरफ है ना। तो देवा के राइट में प्रकाश को बैठाना है। बस ऐसे पैटर्न समझते चले जाओ एक बार। राम इज टू द राइट ऑफ प्रकाश। अब राम भाई, ये राम बैठा लो यहां पे, प्रकाश के राइट में। ठीक है, ये तीनों तो फिक्स हो गए हमारे। राम इज सेकंड फ्रॉम द पर्सन सिटिंग इन द मिडल। भाई अभी जो मिडल वाला बंदा है ना, इसको पकड़ लो, ये बैठा, ये मिडल, ये रहा मिडल वाला बंदा, जिसका नाम हमने मिडल रखा है। ठीक है, क्या बोला उसने, राम इज सेकंड फ्रॉम द पर्सन सिटिंग इन द मिडल। भाई राम सेकंड है जो बंदा मिडल में बैठा है उससे। भाई ध्यान से समझना, इस लाइन का मतलब बहुत गहरा है। राम इज सेकंड फ्रॉम द पर्सन सिटिंग इन द मिडल। भाई ठीक है, राम उससे दूसरे नंबर पे है जो मिडल में बैठा है। तो भी मिडल में बैठा है मतलब डी मिडल में हो सकता है, बात समझ रहे हो ना। दूसरे नंबर पे अगर डी यहाँ है पहला, दूसरा आर दूसरे नंबर पे, तो डी मिडल में हो सकता है। भाई इस चीज़ का ध्यान रखना आपको, डी कहाँ हो सकता है, मिडल में। या फिर ऐसा भी हो सकता है। भी देखो मैं इसको कैसे समझाऊँ आप लोगों को, थोड़ा लेंथी पैटर्न बनेगा। देखो ऐसे समझ लो बात को, मान लो भी मैंने बैठा दिया डी पी आर, ऐसे समझ लो। एक पैटर्न तो ये बनेगा, ये दूसरे नंबर पे मिडल वाले से अगर मैं इन तीनों को बैठाऊंगा ना, शेखर, अकबर और ये एम के नाम से कौन था हमारा भी मिडल वाला। अब मान लो मैंने शेखर बैठा दिया, अकबर बैठा दिया और ये मिडल वाला मान लिया मैंने, तो भी क्या ये दूसरे नंबर पे है, इसके नहीं है, तो इसका मतलब ये तो गलत कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, मन में तो जो भी डाउट है, डाउट क्लियर कर दिया मैंने आपका। अब बात को समझिएगा मेरी। अब ये पैटर्न बैठेगा तो बैठेगा कैसे, तो ये बैठेगा भाई डी जो है ना वही मिडल पर्सन बनेगा, डी पी आर। ठीक है, इसको मिडल बोलेंगे डी पी आर वाले को। तो यहाँ अकबर बैठ जाएगा, यहाँ शेखर बैठ जाएगा। ठीक है, तो मिडल में कौन बैठा है, तो इसको मिडल वाला बंदा बोलेंगे, डी को। डी कौन था भाई हमारे पास, देवा, थर्ड आंसर। ठीक है भाई, और यहाँ पे ना 6 की जगह 5 बंदे हैं। ये भी मेरे हिसाब से क्वेश्चन में ना गड़बड़ मामला लिखा हुआ है। ये 6 स्टूडेंट नहीं थे, ये 5 ही थे स्टूडेंट, है ना, क्योंकि 6 में तो मिडल वैसे होता ही नहीं है। ये 6 ने कॉम्प्लिकेट कर रखा था इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ये 5 था, और ईजी हो जाता अगर मैं इसको 5 लेके चलता तो, और जल्दी से निपट जाता ये क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए बात क्लियर है। तो उससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना, वो उसमें भी कहीं ना कहीं
मिस्टेक है क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल पेपर आर बुक्स, ऑल पेपर आर बुक्स, तो ऐसे समझ लो भी, ऐसे समझ लो, ऑल पेपर आर बुक्स। भाई ये तो बुक्स है और ये पेपर है भाई, पी लिख दिया मैंने। ऑल बुक्स आर पपाया, ऑल बुक्स आर पपाया, ये सारे की सारी बुक्स है नहीं, पपाया है भाई, पपाया भाई। उम्मीद है समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है, ऑल पेपर आर पपाया। भाई जब सारी किताब पपाया है तो पेपर तो होंगे ही, क्योंकि पेपर तो बुक है, पहला ऑप्शन सही है। सम पपायाज आर पेपर, सम पपायाज आर पेपर, ये भी बिल्कुल सही है। भाई पपाया का कुछ हिस्सा, भाई ये सारा पपाया है, देखो यहाँ से यहाँ तक का ये पपाया है, पपाया का कुछ हिस्सा ही तो पेपर है ना, एक छोटा सा हिस्सा, ये भी सही है। तो आंसर होगा दोनों फॉलो करेंगे भाई, देखो बोथ कंक्लूजन फॉलो 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई कौन से दो साइन बदलोगे ये इक्वेशन सही हो जाएगी, जिससे कौन से निशान बदलोगे ये इक्वेशन भाई बिल्कुल सही हो जाए एकदम से। वो कह रहा है प्लस को और भाग को बदल दो, करके देख लो भाई, प्लस और भाग को बदल लो। पहला ऑप्शन ऐसे ट्राई करना होता है भाई, इसमें ट्राई करके करना पड़ेगा। प्लस की जगह भाग लिख दो, भाग की जगह प्लस लिख दो। समझ में आ रही है बात? चलो सोल्व करके देखो, क्या 20 आता है? इक्वल टू 20 है ना, तो 20 आना चाहिए यहाँ पे। भाई पहले भाग करते हैं, 1 आया, 20 में 1 जोड़ोगे 21 आया, फिर गुना करनी होती है, 20 और 20 400 गई, 400 में से 21 गए, 20 नहीं आ सकता, इसका मतलब गड़बड़ है ये। सेकेंड ऑप्शन ट्राई करते हैं, ऐसे कर करके ही देखना पड़ेगा भाई, इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास भी, हम भी ऐसे ही करके देखते हैं। ठीक है, बराबर है 20, मैंने बदल दिया। अगला जो ऑप्शन कह रहा है वो प्लस और माइनस बदलने के लिए कह रहा था। भाग करोगे 1, अब गुना करनी जरूरी है, 20 और 20 भाई 400, बराबर है 20 के भाई। क्लियर है? अरे बन तो ये भी नहीं रहा है भाई, क्या मामला है इस क्वेश्चन का? अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं, मे भी ऑप्शन गलत हो सकता है भाई। ठीक है, अगला ऑप्शन कह रहा है भाग और गुना को बदल लो। भाग और गुना को बदल लेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे भी। अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं, प्लस और गुना वाला। प्लस को और गुना को बदलने की कह रहा है, गुना कर दो भाई प्लस को, -20 और इसको प्लस कर दो भाई। अब चेक कर लेते हैं, पहले भाग करोगे, पहले भाग करोगे 1 आया, 1 गुना में 20 आया, माइनस के 20 आया, प्लस के 20 आया, बराबर है 20 का। ये सही है। अब क्या होगा, 20 से 20 कट जाएगा, 20 बराबर है 20 के। ये फोर्थ वाला आंसर है इसका, ये ऑप्शन गलत दे रखा पेपर में। ठीक है ना, बच्चों ने रिप्रेजेंट करके नंबर ले लिए होंगे, हालांकि फोर्थ आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द टर्म विच विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। भाई कौन सी नेक्स्ट आएगी? पहले ए आ रहा है, फिर सी और डी आ रहा है। अब एक चीज़ समझ लेते हैं, यहाँ 1 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। गिनती लिख के देख लेते हैं, वो ज़्यादा आसान है। एफ जी एच, एफ का मतलब 6, जी का मतलब 7, एच का मतलब 8। 1 आया, फिर 1 छोड़ के 3 4, फिर 1 छोड़ के 6 7 8। समझ गया मैं पैटर्न को। आई थिंक आपको भी बात समझ में आ गई होगी। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर आगे भाई आपको देखो 3 के बाद यहाँ लिया है जे, मतलब 10, फिर 11 12 13, मतलब 2 का गैप है भाई यहाँ पे, 2 का गैप, देखो 2 का गैप, 2 का गैप। यहाँ भी ऐसे ही होगा। पी एस, एस कितना है 19, 19 में 2 का गैप करके लिख लो 21, 21 के बाद 22 23 24 25, 5 6 लेने हैं अभी, 26 तक लेना है। जेड वाला देख लो, ये पहला ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में जेड हो। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 21 का मतलब यू, फिर उससे आगे वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरीके से चल रहा है।
भाई वो कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे द सेकंड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। भाई जैसे भी ये 121 आया ना, समझ में आ गया मुझे कैसे आया। देखो जरा एक बार देखो, 5 और 6 को जोड़ लो, 5 और 6 कितने होते हैं 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, सही है। 8 और 9 को जोड़ लो 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, थर्ड ऑप्शन भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए ख़त्म हो गया यहाँ पे हमारा रीजनिंग का पार्ट भाई, ठीक है। एक पेपर और बचा है, मैंने मैथ के 3 करवा रखे हैं आपको, तो रीजनिंग के भी मैं आपको टोटल 3 करवाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैथ के कंटिन्यू करूँगा, फिर रीजनिंग, ऐसे चलते रहेंगे हमारे। काफ़ी सारे पेपर हैं, करीबन 8-10 शिफ्ट, पता नहीं ज़्यादा हैं, मुझे याद नहीं है तो कितने सारे पेपर है, सारे मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको इस सीरीज़ में। थैंक यू।